हेलो नमस्कार, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया क्लासेस पर। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। इसी मोटिवेशन के साथ हम अपनी आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होता है? किसी भी देश में उत्पादित वस्तु व सेवाओं का अंतिम मूल्य जो होता है उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य या अंतिम मूल्य जो होता है वह मुद्रा के रूप में होता है, उसे ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसी देश में एक वर्ष के अंतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को, जिसे कि मुद्रा के रूप में मापा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना हमेशा अंतिम मूल्य पर की जाती है, जिससे कि दोहरी गणना से बचा जा सके। अगर किसी वस्तु के प्राथमिक मूल्य का ही कोई राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया जाता है, तो जब उस वस्तु से किसी और प्रकार का उत्पादन होता है तो अगर उसका फिर उसके बाद दोबारा करेंगे तो उसमें दोहरी गणना हो जाती है। जैसे आलू हो गया, आलू अपनों ने मार्केट से खरीद लिया, एक किसान ने आलू मार्केट में बेच दिया, अपनों ने खरीद लिया और अपनों ने घर पे लाके उसकी सब्जी बना ली, तो वो हो गया उसका अंतिम मूल्य, तो उसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर एक किसान ने आलूओं का उत्पादन किया, लेकिन उसने उन आलूओं को उस किसान ने एक कंपनी को बेच दिया, तो जो मूल्य प्राप्त हुआ है वह अंतिम मूल्य नहीं होगा, ना ही उसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा, बल्कि वो कंपनी जब चिप्स बना लेगी तो उस चिप्स के मूल्य को ही राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा, क्योंकि उस चिप्स के अंदर लागत के अंदर वो आलूओं का मूल्य भी जोड़ा हुआ है और उसमें उस कंपनी की लागत जो उसके ऊपर आई है उसे भी जोड़ा गया है। तो इसलिए राष्ट्रीय आय में वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को शामिल किया जाता है। इसमें एक वर्ष के मूल्य को शामिल करते हैं और हमारे भारत में एक वित्तीय वर्ष जो है वह 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के समय को ही एक वित्तीय वर्ष माना जाता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के समय को ही वित्तीय वर्ष माना जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867 और 68 में की गई थी। राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नेहरूजी ने की थी। और कब की थी? 1867 और 68, 1867 और 68 के अंतर्गत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। दादा भाई नौरोजी ने उस समय देश की राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई थी। राष्ट्रीय आय कितनी थी? 340 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई थी। दादा भाई नौरोजी ने उस समय राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए वार्षिक और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए वार्षिक बताई थी। निर्धनता, बेरोजगारी के बारे में भी सर्वप्रथम रिपोर्ट जो है वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दी गई थी। उसके बाद आर वी राव के द्वारा वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय के बारे में बताया गया था। तो आर वी राव के द्वारा 1931-32 में राष्ट्रीय आय के बारे में बताया गया था। इसने वैज्ञानिक रूप से बताया था और दादा भाई नौरोजी ने साधारण रूप से बताया था। तो आर वी राव ने वैज्ञानिक रूप से 1931-32 में राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था और उन्होंने प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 62 रुपये बताई थी। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय वार्षिक है, यह 20 रुपये वार्षिक है और ये 62 रुपये भी वार्षिक है। तो उस समय के राव ने 62 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक राष्ट्रीय आय के बारे में
बताया था और वैज्ञानिक रूप से विश्व प्रथम VKRB राव के द्वारा ही बताया गया था। ये होती है राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय जो होती है वह किन किन क्षेत्रों से प्राप्त होती है, व्यक्ति किन किन क्षेत्रों से इनकम प्राप्त करता है, जिसके आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो राष्ट्रीय आय के लिए मुख्यतः 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। इसमें 3 प्रकार के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय राष्ट्रीय आय के अंतर्गत 3 प्रकार के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र जो है इसके अंदर कृषि को शामिल किया जाता है, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। और जो द्वितीय क्षेत्र जो है इसमें उद्योगों, विनिर्माण क्षेत्र उनको शामिल किया जाता है और स्वास्थ्य, बीमा, यातायात के साधन इत्यादि के तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो इसमें कृषि को शामिल करते हैं, इसमें उद्योगों को, सभी प्रकार के उद्योगों को इसमें शामिल किया जाता है, जैसे कि वाणिज्यिक उद्योग हो गया, विनिर्माणी उद्योग हो गया और कंपनियां वगैरह होगी, उन्हें भी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। और तृतीय क्षेत्र में सेवा, स्वास्थ्य, यातायात इन सभी को शामिल किया जाता है, जैसे बैंकिंग क्षेत्र हो गया, इसे भी तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। हमारे देश में राष्ट्रीय आय के अंतर्गत सबसे ज़्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र का माना जाता है, लगभग 55%। इन दोनों को मिलाकर भी इसका ज़्यादा होता है। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में माना जाता है और सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे देश में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान प्राथमिक क्षेत्र का था, क्योंकि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। लेकिन धीरे धीरे कृषि भूमि में कमी आ रही है, जनसंख्या वृद्धि के कारण धीरे धीरे कृषि भूमि में कमी आ रही है, जिससे कि इसका योगदान जो है वह लगातार घट रहा है और तृतीय क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ रहा है। तो इन दोनों को मिलाकर भी तृतीय क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक है। तो इसके 3 क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। इसके बाद राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियां, किस किस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना करने की अनेक विधियां हैं। जीडीपी, जैसे जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनडीपी, एनएनपी, पर कैपिटा इनकम, व्यक्तिगत आय और खर्च योग्य आय। तो सबसे पहले है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी के अंतर्गत एक देश में उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। वह उत्पादन जो है वह देश की सीमा में होना चाहिए, चाहे वो उत्पादन विदेशी व्यक्ति के द्वारा किया हुआ हो या देशी व्यक्ति के द्वारा किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि हमारे देश में भारतीय कंपनियां जो है उन्होंने 100 करोड़ का उत्पादन किया है और जो विदेशी कंपनियां जो है उन्होंने 50 करोड़ का उत्पादन किया है, तो टोटल जीडीपी जो है वो 150 करोड़ रुपए मानी जाएगी। जीडीपी के अंतर्गत एक देश की भौगोलिक सीमा में किए उत्पादन को शामिल किया जाता है, चाहे फिर वो भारतीयों के द्वारा किया हो या विदेशों के द्वारा किया गया हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें स्वदेशी और विदेशी दोनों को शामिल करती है, स्वदेशी और विदेशी दोनों को शामिल करते हैं, लेकिन वह देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादन किया हुआ होना चाहिए। उसके जीएनपी का मतलब है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब नेशनल आ गया मतलब राष्ट्र की बात आ गई, तो इसमें भारतीयों के द्वारा उत्पादन किया होना चाहिए, चाहे वो विदेश में किया गया हो या अपने देश में किया गया हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमारे देश के व्यक्तियों के द्वारा, कंपनियों के द्वारा 100 करोड़ का उत्पादन किया गया और विदेशियों ने 50 करोड़ का किया है,
तो उस 50 करोड़ को शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ अपने देश के 100 करोड़ वाले को शामिल करेंगे। लेकिन अपने देश के व्यक्ति ने विदेश में अगर 100 करोड़ का उत्पादन किया है तो इसे भी इसके अंतर शामिल किया जाएगा। यानी कि हमारे देश में उत्पादन कितना हो गया, 100 करोड़ का, और हमारे देश की कंपनी ने ही विदेशों में उत्पादन कितने का किया है, 100 करोड़ का, तो टोटल कितने का हो गया, 200 करोड़ का। इसमें उत्पादन भारतीयों के द्वारा किया जाना चाहिए, चाहे फिर वो अपने देश में हो या विदेश में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें उत्पादन स्वदेशी होना चाहिए और विदेशों में भारतीयों द्वारा किया हुआ उत्पादन, भारतीयों द्वारा किया हुआ उत्पादन को शामिल किया जाता है। तो जीडीपी में देश की सीमा में उत्पादन और इसमें जीएनपी में देश के व्यक्तियों के द्वारा किया हुआ उत्पादन, चाहे फिर वो विदेशों में हो या अपने देश में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद है एनडीपी। एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब जीडीपी में से पूंजीगत संपत्तियां जो होती है, जो पूंजीगत स्थायी संपत्तियां होती है, उनके ऊपर जो गिरावट आती है उसके मूल्य को घटा दिया जाता है, तो जो राशि शेष बचती है इसे एनडीपी कहा जाता है। तो जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटाते हैं, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटा दिया जाता है, तो जो बचता है वो एनडीपी होता है। और डेप्रिसिएशन क्या होता है, पूंजीगत संपत्तियों का लगातार इस्तेमाल करने से जो उसमें गिरावट आती है उसे ही डेप्रिसिएशन कहा जाता है। तो पूंजीगत संपत्तियों का लगातार उपयोग करने से जो गिरावट आती है उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अगर उस डेप्रिसिएशन को जीडीपी में से घटा दिया जाता है तो एनडीपी प्राप्त हो जाता है, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद आता है एनएनपी। एनएनपी क्या होता है, जीएनपी में से अगर डेप्रिसिएशन घटा देते हैं तो एनएनपी बचता है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अगर जीएनपी में से डेप्रिसिएशन यानी कि अपने देश के व्यक्तियों के द्वारा विदेशों में या अपने देश में किए हुए उत्पादन को घटा देते हैं तो जो राशि शेष बचती है उसे जीएनपी कहा जाता है। और जीएनपी में से जब डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो उसे एनएनपी बचता है। तो ये हो गया जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। इसके बाद आता है पर कैपिटा इनकम। इसके बाद आता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम यानी कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर अगर हम टोटल जनसंख्या का भाग दे देते हैं, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। ये जो पर कैपिटा इनकम जो होती है यह हम अपने घर के ऊपर भी निकाल सकते हैं। जैसे हमारे घर में इनकम है 2 लाख रुपए वार्षिक है और हमारे घर में सदस्य मान लो 10 है, तो 2 लाख में 10 का भाग दे देंगे यानी कि कुल जनसंख्या का भाग दे देंगे, तो जो 20,000 रुपये आएंगे वह प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय निकल जाएगी वार्षिक। तो इसमें पर कैपिटा इनकम के अंतर्गत एनएनपी फैक्टर कॉस्ट के अंदर टोटल पॉपुलेशन का भाग दे दिया जाता है, यानी कि कुल जनसंख्या का भाग दे दिया जाता है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर टोटल पॉपुलेशन का भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। उसके बाद है व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय क्या होती है, जैसे कोई व्यक्ति है, उसने मान लो 1 महीने तक उसने कार्य किया है, उसे उस कार्य करने से 20,000 रुपये मान लो प्राप्त हो गया, तो वो होगी उसकी व्यक्तिगत आय। उसमें वो ऐसे सोचता है कि मान लो उसे इनकम तो 15,000 की हो रही है लेकिन वो उसमें जोड़ के बैठा है
कि 5,000 रुपये मुझे लाभांश के प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन अगर वो लाभांश के पैसे प्राप्त नहीं हुए हैं तो उसे घटा दिया जाएगा और जो सरकार ने सब्सिडी दी है उसे जो जोड़ दिया जाता है, तो जो राशि प्राप्त होती है वो व्यक्तिगत आय कहलाती है। यानी कि व्यक्तिगत आय में से लाभांश और निगम कर को घटाकर और सब्सिडी को जोड़कर जो राशि प्राप्त होती है उसे व्यक्तिगत आय कहा जाता है। उसके बाद आती है खर्च योग्य आय। खर्च योग्य आय। जब व्यक्ति अपनी खर्च योग्य आय जो है वह कैसे निकालेगा, जो राशि उसने खर्च की है और उसमें बचत को जोड़ लेगा। खर्च की हुई राशि और बचत दोनों को जोड़ के जो राशि प्राप्त होती है उसे खर्च योग्य आय कहा जाता है। यानी कि व्यक्ति खर्च कर रहा है 10,000 रुपये और वो बचत कर रहा है 5,000 रुपये की, तो जो टोटल उसका करेंगे 15,000 रुपये, तो उस 15,000 रुपये को ही खर्च योग्य आय माना जाएगा। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका जो होता है वह होता है व्यक्तिगत आय में से अगर टैक्स को घटा दिया जाता है तो जो राशि प्राप्त होती है उसे खर्च योग्य आय कहा जाता है। यानी कि व्यक्ति की व्यक्तिगत आय है 3 लाख रुपए वार्षिक है मान लो, उसमें से अगर वो 20,000 रुपये टैक्स दे रहा है तो कितने बच गए, 2,80,000 रुपये। जो उस 2,80,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं वो उसकी खर्च योग्य आय है, उसमें उसकी बचत भी शामिल है और उसमें उसके खर्चे भी शामिल है। तो ये होती है राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियाँ। राष्ट्रीय आय की गणना करने की मुख्यतः 7 विधियाँ होती हैं। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, पर कैपिटा इनकम, व्यक्तिगत आय और खर्च योग्य आय। राष्ट्रीय आय की गणना प्रतिवर्ष सीएसओ के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना प्रतिवर्ष सीएसओ के द्वारा की जाती है और एक वित्तीय वर्ष की जाती है। जो वित्तीय वर्ष जो होता है वह 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की समय का होता है। इसी के साथ हमारा राष्ट्रीय आय का टॉपिक समाप्त होता है और हम अपनी कक्षा को विराम देते हैं। ओके, थैंक्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।